और ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। इसी बीच देखिए पटना से बड़ी खबर आ रही है, जहां 5वीं की छात्रा की मौत का मामला सामने आया है। परिजनों के बयान पर केस भी दर्ज कर लिया गया। गर्दनीबाग थाने में हत्या का केस दर्ज है। बड़ी खबर आपको पटना से बता रहे हैं, जहां 5वीं की छात्रा की मौत के मामले को लेकर के परिजनों का बयान अब सामने आया है और बयान के आधार पर केस दर्ज कर लिया गया। गर्दनीबाग थाने में केस दर्ज किया गया है। हत्या को लेकर के ये केस दर्ज किया गया है। परिजनों का ये कहना है कि छात्रा की हत्या की गई। हालांकि जब अस्पताल में वो भर्ती थी, उनसे कुछ सवाल जोया से पूछे गए, तो जोया कुछ सवाल का जवाब देती हुई तो नजर नहीं आई, क्योंकि वो काफी ज्यादा गंभीर रूप से घायल है, उसका इलाज जारी है। लेकिन जो भी सवाल किया जा रहा था, उसका वो नाम में ही जवाब देती हुई नजर आ रही है। वो इशारों में ही जवाब दे रही है। और ज्यादा जानकारी के साथ न्यूज 18 संवाददाता संजय इस वक्त हमारे साथ सीधे फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। संजय, बहुत ही गंभीर ये घटना है। फिलहाल पुलिस की तरफ से क्या कुछ कार्रवाई की जा रही है, क्योंकि केस दर्ज कर लिया गया है? देखिए, परिजनों के बयान पर, चूंकि परिजनों ने इसे साफ तौर पर हत्या बताया है, तो जो मृत छात्रा है उसके पिता के बयान पर गर्दनीबाग थाने में हत्या का केस दर्ज किया गया है। और केस दर्ज कर पुलिस जो है वो पूरे मामले में छानबीन में जुट गई है। देखना होगा पुलिस किस तरह से आगे इन्वेस्टिगेशन करती है। आज से इस पूरे मामले में इन्वेस्टिगेशन पुलिस की तरफ से शुरू की जाएगी। परिजन साफ तौर पर इसे हत्या बता रहे हैं। हालांकि जो आप जिस चर्चा कर रहे हैं, जिस तस्वीर की कि अंतिम समय में उससे तमाम तरह के जो सवाल पूछे गए, तो उसने किसी पर कोई आरोप नहीं लगाया है। लेकिन पिता ने जिस तरीके से ये हत्या बताया, तो संजय बिल्कुल हत्या का आरोप पिता की तरफ से परिजनों की तरफ से लगाया गया। क्या किसी पे आशंका परिजनों ने जताई है कि उसी ने हत्या की होगी? नहीं, अज्ञात अननेम्ड के खिलाफ, अज्ञात के खिलाफ ये केस दर्ज कराया गया है। तो सीसीटीवी फुटेज, तमाम जो पहलू है उसको लेकर पुलिस छानबीन करेगी और देखना होगा छानबीन में क्या बात निकल कर सामने आती है। पुलिस के लिए भी ये मामला जो है ब्लाइंड केस बन गया है आरोप के बाद। अब पुलिस किस नतीजे पर पहुंचती है, अब इन्वेस्टिगेशन के बाद इस बात की जानकारी मिलेगी। बिल्कुल ठीक है संजय, आप नजर बना के रखिए। अब देखना होगा कि पुलिस की तरफ से क्या कुछ कार्रवाई की जाती है। बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। और रांची से बड़ी खबर, जहां मंत्री को धमकी देने वाला गिरफ्तार हो गया है। झारखंड के 2 मंत्री को धमकी देने का यह मामला सामने आया था। धमकी देने का आरोपी गिरफ्तार हुआ है। पटना से आरोपी अंकित मिश्रा की गिरफ्तारी हुई है। गिरिडीह टाउन थाना पुलिस ने गिरफ्तारी की है। आज पटना से गिरिडीह ले जाया जाएगा। पूछताछ के बाद मामले पर बड़ा खुलासा भी हो सकता है। तो गिरिडीह टाउन पुलिस ने ये गिरफ्तारी की है। मंत्री को धमकी देने वाले की गिरफ्तारी हुई है। आज पटना से गिरिडीह लाया जाएगा, जहां पूछताछ के बाद मामले का खुलासा होगा। इसी बीच देखिए बड़ी खबर जहानाबाद से आ रही है, जहां बाल सुधार गृह में बाल कैदियों के बीच मारपीट हुई है। आपस में उलझने के बाद कई बाल कैदी दीवार फांद करके फरार हो गए। सूत्रों के हवाले से जो खबर सामने आ रही है, 20 से ज्यादा बाल कैदी दीवार फांद करके फरार हो गए। अलग अलग जिलों के रहने वाले बाल कैदी थे जो कि फरार हो गए हैं। हालांकि प्रशासन इस पर कुछ भी कहने से बच रही है। जहानाबाद से आपको ये खबर बता रहे हैं, जहां आपस में उलझने के बाद ही बाल कैदी फरार हो गए। मारपीट चल रहा था बच्चों से, गार्ड से हाथापाई हुआ। फिर हम लोग गेट से देखे कि अंदर में 7 से 8 लड़के होंगे लगभग। गेट के पीछे से चढ़ के भाग गए, जेल से बाहर भागे हैं। अच्छा, कैदी भागने का सूचना मिला है तो आए हैं। कितना भागा है? अभी हमारा पता नहीं है। 24-25 बता रहा है, कोई 40 बता रहा है। क्लियर हमारा पता नहीं। पकड़ाया भी है शायद 2 को पकड़ाया है। कैसे भागा है ये हमको पता नहीं है। और ज्यादा जानकारी के साथ न्यूज 18 संवाददाता राजीव रंजन इस वक्त हमारे साथ सीधे फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। राजीव, 20 से ज्यादा बाल कैदी दीवार फांद करके फरार हो गए हैं। फिलहाल क्या कुछ अपडेट है? क्या किसी को पकड़ा गया है, किसी बाल कैदी को? जी, अपडेट यही है कि जो 26 बच्चे भागे थे, बाल कैदी भागे थे, उनमें से 2 लोगों को आसपास में ही डीएवी स्कूल के आसपास में पकड़ा गया है, जो चोट लगने के कारण भाग नहीं पाए। लेकिन बाकी के जो 24 बाल कैदी हैं, उनका अभी तक कोई पता, रात भर पुलिस ढूंढती रही। भारी संख्या में पुलिस बल को टीम बनाकर इधर उधर भेजा गया है, लेकिन उनके बारे में जानकारी नहीं मिली है। ये बच्चे कुछ भोजपुर जिला के थे, कुछ वैशाली जिला के थे, कुछ बक्सर जिला के थे, अलग अलग जिलों के बच्चे थे। सबसे बड़ी बात है कि दोपहर में ये घटना हुई थी 2 से 2:30 बजे के बीच में, और पुलिस की टीम, डीएसपी स्तर के कई अधिकारी, एसपी खुद मॉनिटर कर रहे थे, लेकिन घटना को लेकर कोई बोलने को तैयार नहीं था। सबसे बड़ी बात यह है
कि लोगों तक सटीक जानकारी पहुंचे। इसको लेकर प्रेस के लोगों ने, न्यूज 18 की टीम ने भी पुलिस से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन किसी ने ये बताया नहीं। लेकिन ये विश्वस्त सूत्रों से और ये जो कंफर्म जानकारी है ये यही है कि 24 बाल कैदी अभी भी फरार है। ठीक है, आप नजर बना के रखिए, आपसे और अपडेट लेंगे। बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। और इस वक्त की बड़ी खबर, आतंकी गतिविधि को लेकर हाई अलर्ट है। बिहार में पुलिस मुख्यालय का यह हाई अलर्ट है। पीएचक्यू के बड़े अधिकारियों ने इसकी जानकारी दी है। नेपाल के रास्ते बिहार में 3 आतंकवादी के घुसने की खबर है। हसनैन अली रावलपिंडी पाकिस्तान का निवासी बताया जा रहा है। दूसरा आदिल हुसैन जो उमरकोट पाकिस्तान का निवासी है। और तीसरा मोहम्मद उस्मान बहवालपुर पाकिस्तान का निवासी है, जिसकी एंट्री की बात बिहार में कही जा रही है। जैश ए मोहम्मद के ये तीनों आतंकी बताए जा रहे हैं, जिसको लेकर के पीएचक्यू ने अब अलर्ट जारी किया है। तो पुलिस मुख्यालय की तरफ से ये बड़ा अलर्ट जारी किया गया है। नेपाल के रास्ते बिहार में घुसने की खबर बताई जा रही है। तो 3 आतंकी जिनकी पहचान भी की जा चुकी है, कहाँ के रहने वाले हैं, नाम क्या है वो भी हमने आपको बताया। तो आतंकी गतिविधि को लेकर के ये हाई अलर्ट रखा गया है। बिहार में पुलिस मुख्यालय का यह अलर्ट है। नेपाल के रास्ते इनकी एंट्री होने की बात कही जा रही है। अमित हमारे साथ न्यूज 18 संवाददाता जुड़ गए हैं। अमित, 3 आतंकी और ये तीनों बड़े आतंकी जो जैश ए मोहम्मद के जुड़े हुए बताए जा रहे हैं, इनकी एंट्री को लेकर के क्या पूरी जानकारी सामने आ रही है? अलर्ट किस तरीके का? देखिए, बिल्कुल ये तीनों आतंकी जो है वो जैश ए मोहम्मद के सदस्य बताए जा रहे हैं। और पिछले सप्ताह ही नेपाल के रास्ते जो है वो बिहार में एंट्री होने की जो जानकारी है वो पुलिस मुख्यालय को आई है। और इसी के बाद जो है वो एक हाई अलर्ट जो है वो जारी किया गया है। और खुद जो डीजीपी हैं ये इस मामले पे पैनी नजर बनाए हुए हैं। जो सीमावर्ती जो जिले हैं खासतौर से वहाँ पे जो है जो पुलिस कप्तान है उसने जो है वो निर्देश दिया गया है कि आप पूरे तौर से सुरक्षा व्यवस्था जो है वो चाकचौबंद करिए, कहीं भी कोई कोताही ना हो। चप्पे चप्पे पे पुलिसकर्मी हैं उनकी तैनाती करिए। सीसीटीवी कैमरे से जो है वो बॉर्डर और अपने जिले में जो है नजर रखिए। कहीं भी कोई संदिग्ध व्यक्ति दिखता है तो उसे हिरासत में लेकर के पूछताछ कीजिए। और ये तीनों आतंकी जो हैं इनके नाम भी जो है वो सामने आए हैं। मोहम्मद उस्मान जो है वो बहावलपुर पाकिस्तान का रहने वाला है। इसके अलावा आदिल हुसैन जो है उमरकोट पाकिस्तान का रहने वाला है। हसनैन अली रावलपिंडी पाकिस्तान का रहने वाला है। तो ये तीनों जो है आतंकी वो दाखिल हुए हैं बिहार में और नापाक मंसूबे लेकर के ये दाखिल हुए हैं। इस बात की इनपुट जो है वो पुलिस मुख्यालय के पास आई। तो उसके बाद जो है एसएसबी के जो आईजी हैं उनके साथ भी संपर्क किया बिहार पुलिस के जो आला अधिकारी हैं। और सीमावर्ती जो जिले हैं वहाँ पे पैनी नजर रखने की, वहाँ पे जो सुरक्षा जो है वो तगड़ा करने की निर्देश दिए गए हैं। बताते ये भी चले कि इसी अगले महीने जो है वो प्रधानमंत्री एक बार फिर से जो बिहार दौरे पे आने वाले हैं, उनका कार्यक्रम जो है वो निर्धारित है। चुनाव जो है वो इसी साल होने हैं। तो जाहिर बात है कि कई राजनीतिक गतिविधियां जो है वो तेज हो चुकी है। राहुल गांधी से लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो सभाएं करेंगे। तमाम जो राजनीतिक हस्तियां हैं वो सभाएं करेंगे। तो कहीं पूर्व की जो घटना हुई थी बिहार में वो ना दोहराए, इस बात का भी ख्याल जो है वो पुलिस मुख्यालय रख रहा है। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए ये हाई अलर्ट जो है वो जारी किया गया है। ये भी बताते चले कि पिछले साल 5 सितंबर को मोतिहारी से जो है मोतिहारी पुलिस ने भागलपुर के एक निवासी है सद्दाम हुसैन, उनको जो है गिरफ्तार किया था। और नजरे सद्दाम, माफ कीजिएगा, नजरे सद्दाम जो है उनको गिरफ्तार किया था। और उसके बाद पुलिस ने एक टीम का गठन किया है जो नजरे सद्दाम से पूछताछ करेगी। जालिम नोट के साथ ये गिरफ्तार हुआ था। यह नजरे सद्दाम जो भागलपुर का बरहरपुरा का रहने वाला है। तो कुल मिलाकर के कह सकते हैं कि इनपुट है। उसके बाद पुलिस मुख्यालय की नींद उड़ चुकी है। सभी जिलों को अलर्ट किया गया है। और सीधे तौर से ये जस्टिफाई जो है वो पुलिस इस बात को लेकर कर रही है कि कहीं कोई घटना नहीं होगी। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अलर्ट जो है वो जारी किया गया है। और जो आतंकी दाखिल हुए हैं उनकी पहचान सामने आ चुकी है। उनकी जो है तस्वीर भी जो है वो सामने आई है। और उन तस्वीरों को जो है न्यूज 18 जो है वो दर्शकों को दिखाएगा और बताएगा कि कैसे ये तीनों आतंकी हैं, कौन है। इनका जो कह सकते हैं कि स्केच जो है वो बनाया गया है पुलिस मुख्यालय की तरफ से। जो
हुलिया की चले जानकारी बिल्कुल, मिली है। तो पहचान अमित इनकी हो चुकी है, लेकिन अभी कुछ लोकेशन के बारे में जानकारी मिल पा रही है कि किस लोकेशन में अभी आए होंगे, इनका मकसद क्या हो सकता है और क्या कोई बिहार कनेक्शन भी है, क्योंकि कई बार ऐसे आतंकी गतिविधियां जब सामने आई है तो कुछ यहां से भी कनेक्शन सामने आया है जहां से उनको सपोर्ट भी मिला है। तमाम जो गतिविधियां हैं उसके बारे में इनपुट जो है वो जुटाने में जुट चुकी है। इनपुट जो है वो जुटाने में जुट चुकी है, चाहे बिहार का खुफिया तंत्र हो या फिर जो इंटेलिजेंस हैं, सेंट्रल इंटेलिजेंस, उनको भी एक्टिव कर दिया गया है। चूंकि ये तीनों आतंकी जो हैं उनके नाम, उनकी तस्वीर जो है वो साफ हो चुकी है, तो इन्हें कहीं से मदद मिली। चूंकि काठमांडू में ये 2 सप्ताह पहले आए थे, अगस्त के दूसरे सप्ताह में काठमांडू आए थे, तो जाहिर सी बात है कि काठमांडू जो है वो पहले से भी, आप याद कीजिएगा कि इंडियन मुजाहिदीन का जो था चीफ था वो वहीं से गिरफ्तार हुआ था, और काठमांडू जो है वो आतंकी संगठनों के लिए एक सेफ जोन माना जाता है। वहाँ पे रह करके भारत के खिलाफ जो है वो कई बार साजिश रची गई है, और इस बार भी वहीं से ये साजिश रची गई है। इस बात के इनपुट्स जो हैं वो सामने आए हैं। तो वो कौन लोग थे जो इन्हें काठमांडू में मदद कर रहे थे, इसको लेकर के इंटरपोल से भी संपर्क किया जा रहा है। तो कुल मिलाकर के कह सकते हैं कि पुलिस, बिहार पुलिस जो है वो पूरे तौर पर एक्टिव हो चुकी है, और पुलिस ये पता लगाने में जुटी है कि ये तीनों आतंकी जो हैं जो नेपाल के रास्ते बिहार में आए हैं, तो इनको कहां से सहयोग मिला, कौन लोग जो हैं वो सपोर्ट कर रहे थे, या बिहार में है तो कहां है, कौन इन्हें पनाह दे रखा है। तो तमाम जो जानकारी है वो गैदर करने की कोशिश किया जा रहा है, इकट्ठा करने की कोशिश जो है वो ATS की तरफ से भी किया जा रहा है, और बिहार पुलिस का जो खुफिया तंत्र है वो भी अपने स्तर से इस काम में जुटे हैं। लेकिन सबसे बड़ी जिम्मेवारी जो है वो सीमावर्ती इलाके के जो SP हैं उनको दी गई है। वहाँ के जो रेंज IG DIG हैं उनको दी गई है कि आप अपने जो इनपुट्स हैं उसको खंगालिए, और उसके आधार पर ये पता करने की कोशिश कीजिए कि ये जो तीनों आतंकी हैं वो जब नेपाल के रास्ते एंट्री की है तो वो कौन सा रास्ता था, उसके बाद ये कहाँ गए हैं, कहाँ छिपे हैं, इनका मोडस क्या है, इनको गिरफ्तार करने के बाद पूछा जाए। ये तमाम जो निर्देश हैं वो पुलिस मुख्यालय की तरफ से जारी किए गए हैं। तो कह सकते हैं कि एक बार चुनाव से पहले आतंकियों की जो धमक है वो बिहार में मिली है, और इसकी सूचना जो है वो पुलिस मुख्यालय को आई, तो इसके बाद यहाँ पे हाई अलर्ट जारी किया गया। एक जो है हाई लेवल की मीटिंग भी करी गई, कल जो है वो की गई है। DGP जो है वो खुद नेतृत्व कर रहे हैं इस पूरे जो मीटिंग हुई थी उसका, और पैनी नज़र रखने को कहा गया है। खुफिया तंत्र को एक्टिव किया गया है, ATS को एक्टिव किया गया है, सीमावर्ती जो SPs हैं उनको एक्टिव किया गया है, और सभी जिले के जो SP हैं, चाहे वो पटना हो, दरभंगा हो या गया हो, भागलपुर हो, सभी जगह के जो जिले के SP हैं उनको ये कहा गया है कि आप अपने जो सूचना तंत्र हैं उन्हें खंगालिए, और ये पता लगाइए ये कौन लोग हैं जो पाकिस्तान से आए हैं। चूंकि इनकी पहचान तो हो चुकी है, इनका नाम सामने आ चुका है, तस्वीर सामने आ चुकी है, तो इनको मदद करने वाले कौन लोग हैं। चलिए बिल्कुल, तो इनके मूवमेंट्स पर भी अब पुलिस की नजर है, आप भी फॉलोअप लेते रहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इस अपडेट के लिए आपका। देखिए, झारखंड विधानसभा के पूरक मानसून सत्र का आज आखिरी दिन है और आज विधानसभा में देशम गुरु को भारत रत्न देने की मांग आ सकती है। आपको बता दें कि सरकार की कोशिश ये है कि सत्ता पक्ष और विपक्ष इसका समर्थन करे, इस प्रस्ताव का समर्थन करे और इसे पास कराए। केंद्र सरकार को भी ये प्रस्ताव भेजा जाए। वहीं बीजेपी आज SIR के विरोध के प्रस्ताव पर प्रदर्शन करेगी। आपको बता दें कि मंगलवार को झारखंड विधानसभा में SIR के खिलाफ प्रस्ताव पास किया गया था, जिसका बीजेपी विरोध कर रही है। बीजेपी झारखंड में SIR कराए जाने की मांग कर रही है। SIR पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के तेवर को देखते हुए आज भी हंगामे के आसार नजर आ रहे हैं। हालांकि आज पूरक मानसून सत्र का आखिरी दिन है, इसलिए हंगामे के बीच भी कई काम निपटाए जाएंगे, जैसे कि आज सदन में 35 गैर सरकारी संकल्प लाया जाएगा। इसके साथ ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का संबोधन भी होगा और उसके साथ ही मानसून सत्र का समापन भी हो जाएगा। अमेरिका ने भारत पर 50% का टैरिफ लगाया है। इसका क्या असर जमशेदपुर और टाटा स्टील या भारत पर पड़ेगा, इसको लेकर टाटा स्टील के MD और टाटा ग्रुप के CEO TV नरेंद्र ने जानकारी दी है। जो हम लोग का ड्रीम्स था, आई थिंक इट बिकेम अ रियलिटी। हम लोग का जो स्टील प्लांट लगाने का ड्रीम था जैन टाटा का, दौराब टाटा का, और इंडिया के डेवलपमेंट के साथ टाटा स्टील का भी डेवलपमेंट हुआ है, ये शहर का भी डेवलपमेंट हुआ है। अभी हम लोग कलिंगानगर में, मीरा मंडली में, जहाँ भी हम लोग प्लांट लगा रहे हैं, अभी लुधियाना में, वहाँ कम्युनिटी का भी डेवलपमेंट होता है।
तो वही है, आई मीन इट इज टाटा स्टील, टाटा ग्रुप एक नेशन बिल्डिंग ग्रुप है, तो इसीलिए जो भी हम लोग इन्वेस्टमेंट किया है देश की भलाई के लिए किया है। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। नालंदा के अंतर्राष्ट्रीय राज्य खेल अकेडमी राजगीर में पहली बार 29 अगस्त से हीरो एशिया हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी का आगाज होने जा रहा है, जहां कुल 8 देशों के खिलाड़ी भाग ले रहे हैं, जिसमें भारत के अलावा चीन, जापान, साउथ कोरिया, बांग्लादेश, इसके साथ ही कजाकिस्तान, मलेशिया, चीनी और ताइपे शामिल हैं। आपको बता दें कि 29 अगस्त को हॉकी खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद के जयंती समारोह के अवसर पर यह हॉकी खेल का आयोजन किया जा रहा है। 2025 यह बिहार के मुख्यमंत्री जी को सबसे पहले मैं बधाई देता हूं कि बिहार के नालंदा जिला के राजगीर में उन्होंने जो स्टेडियम बनाया, खेल स्टेडियम, इसके लिए मैं बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं कि देश में इस तरीके का स्टेडियम कहीं नहीं है और पहली बार शुरू होने जा रहा है और हम लोग अभी जा रहे हैं उन लोग को स्वागत। नालंदा जिले के राजगीर खेल अकादमी राजगीर में पहली बार एशिया हीरो हॉकी कप का आयोजन किया जा रहा है, जहां आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है खिलाड़ी अकादमी में पहुंच गए हैं और जो है यहाँ पर प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो देखिए किस तरह से जो है यहाँ पर जो यही हॉकी मैदान है और यहाँ पर जो है इंडिया के जो खिलाड़ी हैं वो लगातार कड़ी धूप में जो है परिश्रम कर रहे हैं और जो है प्रैक्टिस कर रहे हैं ताकि वह अपनी दमखम जो है मैच के दौरान दिखा सकें। क्योंकि यहाँ पर जो है बता दें कि इस खेल मैदान में जो है इंडिया के अलावा मलेशिया, जापान, साउथ कोरिया, चाइना, चीनी ताइपे, कजाकिस्तान समेत जो है 8 देशों के खिलाड़ी यहाँ पर अपनी दमखम दिखाएंगे, खेल में जो है जलवा बिखेरने का काम करेंगे। तो कहा जाए तो यहाँ पर जो है पूरी तरह से जो है ये हॉकी मैदान पूरी तरह से तैयार हो गया है, खास करके खिलाड़ियों के लिए तैयार हो गया, क्योंकि अब जो है खेल का आयोजन किया जाना है, जहाँ पर जो है देख सकते हैं किस तरह से जो है पूरी तरह से जो है खेल परिसर जो है तैयारी कर ली गई है। तो यहाँ पर बता दें कि राजगीर खेल अकादमी राजगीर जो है हॉकी के लिए तैयार है। दर्शक भी यहाँ पर जब पहुँचेंगे तो फ्री टिकट जो है लेकर जो है अपने मोबाइल से ऑनलाइन टिकट कटाने के बाद जो है यहाँ पहुँचेंगे और मैच का आनंद ले सकेंगे। नालंदा से न्यूज डिक्लेयर से कुमार। बिहार सरकार हर पंचायत में लाखों खर्च कर खेल मैदान बनवा रही है, लेकिन जमुई में खेल मैदान को लेकर लापरवाही देखने को मिल रही है। बरहट प्रखंड के नूमर पंचायत का खेल मैदान आधा अधूरा बना हुआ है। बास्केटबॉल और बैडमिंटन कोर्ट को किसी तरह पूरा किया गया है, लेकिन वॉलीबॉल कोर्ट और रनिंग ट्रैक अधूरा है। बोला गया कि पंचायत के थ्रू पूरे बिहार में, राज्य में हर पंचायत में एक खेल मैदान बनना है, तो नूमर पंचायत के लिए इस जगह को चुना गया। तो मुझे भी लगा कि चूंकि बच्चों से खेल से संबंधित है, पढ़ाई से भी संबंधित है, तो मैंने कहा कि अगर आप यहाँ बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं। आधा अधूरा पड़ा हुआ है। इस संबंध में हम ज़्यादा कुछ नहीं बोल पाएंगे क्योंकि ये काम उन लोगों का है। हम ये देख रहे हैं कि काम धीरे धीरे हो रही है। खेल को बढ़ावा देने के लिए बिहार सरकार सभी पंचायतों में खेल का मैदान बनवा रही है ताकि खेल को बढ़ावा मिले, लेकिन देखा जाए तो जमुई जिले में कई जगहों पर लापरवाही देखी जा रही है खेल के मैदान को लेकर। जैसा कि तस्वीर दिखाना चाहूँगा, बरहट प्रखंड का नूमर पंचायत का खेल का मैदान बन रहा है और बुनियादी विद्यालय नूमर का जो स्कूल है उस स्कूल परिसर में यह खेल का मैदान बना है। लेकिन देखा जाए तो कागज पर तो खेल का मैदान का निर्माण पूरा हो गया है, लेकिन निर्माण का कार्य का जो हकीकत है वो सामने है। बास्केटबॉल का कोर्ट को अगर देखा जाए तो यहाँ पर भी बहुत सारी काम बाकी है। बास्केट का बॉल का जो बास्केट है वहाँ पर नेट नहीं लगा हुआ है। वहीं अगर दिखाना चाहूँगा जो बैडमिंटन कोर्ट बना हुआ है वहाँ भी देखा जाए तो कोर्ट बनकर तैयार है और भी चीज़ें यहाँ पर लगनी चाहिए थे वो नहीं लगी, जिसका लाभ लोगों को नहीं मिल रहा है, खिलाड़ियों को नहीं मिल रहा है। और वहीं अगर दिखाना चाहूँगा जो वॉलीबॉल का कोर्ट बना हुआ है या फिर रनिंग ट्रैक जो बनना था वहाँ अगर देखा जाए तो वहाँ भी निर्माण कार्य होना चाहिए था वो पूरा नहीं हुआ है। अब वैसे में यहाँ पर कैसे कोई वॉलीबॉल खुलेगा। और बताया जा रहा है कि कागज़ पर निर्माण कार्य पूरा हो गया है। कि जो मनरेगा के जो कार्यक्रम पदाधिकारी हैं उनसे हमने बात की है तो उन्होंने बताया कि निर्माण कार्य पूरा हो गया है, जबकि जिस स्कूल परिसर में यह खेल का मैदान पंचायत का बन रहा है उस स्कूल के प्रिंसिपल का कहना है कि अभी अधूरा है और कहा जाए तो उन्हें हैंड ओवर भी नहीं हुआ है ताकि इसका लाभ मिले। ज़रूरत होगा कि खेल का मैदान अगर बनाया जा रहा है तो उसे सुव्यवस्थित रखा जाए और सिर्फ कागज़ पर ही पूरा नहीं दिखाया जाए।
इसका लाभ लोगों को मिले, इस दिशा पे पहल होनी चाहिए। केसी कुंदन, न्यूज 18 जमुई। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए न्यूज 18 बिहार झारखंड के साथ।